हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्या ठाकुर है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और अनमोल विषय पर बात करने जा रहे हैं। नवजीवन की शुरुआत यानी निषेचन, फर्टिलाइजेशन, हाउ वंडर इज बॉर्न। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, एक नया जीवन कैसे जन्म लेता है। कैसे एक छोटी सी कोशिका, सेल, धीरे धीरे बढ़कर एक संपूर्ण जीवन का रूप ले लेती है। माँ बनना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक नया एहसास है। एक माँ जब अपने अंदर एक नई जिंदगी को महसूस करती है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। जब पहली बार एक और दिल की धड़कन वह अपने अंदर सुनती है तो उसका एहसास शब्दों से परे होता है। और एक पिता के लिए यह सफर जितना अनोखा होता है, उतना ही भावनात्मक भी। एक तरफ नई खुशी तो दूसरी तरफ एक नई जिम्मेदारी का एहसास। उसका सपना होता है अपने बच्चे को पहली बार गोद में उठाना, उसकी नन्ही मुस्कान को देखना, उसके साथ जिंदगी के नए पल जीना। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक माँ या एक पिता के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए जानना जरूरी है। चाहे आप पुरुष हों या महिला, छात्र हों या प्रोफेशनल, एक आदमी हो या एक औरत, क्योंकि हर किसी को कभी न कभी इस खूबसूरत एहसास से गुजरना पड़ता है। तो फिर आखिर यह होता कैसे है? कैसे शुक्राणु, स्पर्म और अंडाणु एग मिलते हैं? कैसे निषेचन, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है? कैसे एक छोटा सा भ्रूण, एम्ब्रियो धीरे धीरे विकसित होकर एक नई जिंदगी का रूप लेता है? दोस्तों, यह सब एक अद्भुत वैज्ञानिक करिश्मा है, एक खूबसूरत सृजन है, एक जादू है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज हम इस मैजिकल जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक मेडिकल जानकारी नहीं, बल्कि एक नए जीवन की कहानी है। महिलाओं के पास ऐसे अंग होते हैं जो मानव निर्माण के लिए उपयुक्त हैं। अंडाशय में कूपों में लगभग आधा मिलियन अंडे होते हैं। कई कूप और इसलिए अंडे प्रत्येक चक्र में परिपक्व होते हैं। प्रमुख कूप लगभग 2 सेमी तक बढ़ता है और फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है, जो अंततः अंडे को ओव्यूलेशन के स्थान पर ले जाता है। अंडे में कोरोना रेडिएटा नामक एक बाहरी परत होती है। नीचे एक और सुरक्षात्मक परत है, जोना पेल्यूसिडा। कोशिका नाभिक तक पहुंचने के लिए शुक्राणु कोशिका द्वारा दोनों परतों को प्रवेश किया जाना चाहिए, जिसमें 23 अलग अलग गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में हमारे शरीर की कोशिकाओं के निर्माण का खाका है, जो ड्राडना होता है। आंखों का रंग, शरीर का आकार और अंगों का कार्य, सब कुछ वहां है। यदि एक कोशिका में 2 समान गुणसूत्र होते हैं तो हम बाद में ट्रिसोमी की बात कर सकते हैं। अंडे की कोशिका फैलोपियन ट्यूब की दीवारों में ग्रंथियों द्वारा उत्पादित सिलिया और श्लेष्म की मदद से फैलोपियन ट्यूब के अंदर ले जाया जाता है। मांसपेशियों की संकुचन अंडाकार को स्थानांतरित करने में मदद करते हैं।
लगभग 3 से 4 मिमी प्रति मिनट की गति से फैलोपियन ट्यूब के दूसरी तरफ से कुछ और अपना रास्ता बनाता है। शुक्राणु कोशिकाएं हजारों और शायद ही दिखाई देते हैं। वे सभी का केवल एक लक्ष्य है, अंडाशय तक पहुंचना। शुक्राणु कोशिका के नाभिक में अंडे कोशिका द्वारा उत्सर्जित दूध पदार्थों के माध्यम से पुरुष की आनुवंशिक जानकारी होती है। शेष शुक्राणु अंडाकार की ओर जाते हैं। सभी शुक्राणु कोशिकाओं का लक्ष्य गुणसूत्र तक पहुंचने के लिए 2 बाहरी परतों में प्रवेश करना है। शुक्राणु कोशिका कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा में प्रवेश करती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक्रोसोम कैप का गिरावट होता है। साइटोप्लाज्म में प्रवेश करने पर निषेचन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सक्रियण होता है। सक्रियण का कारण अन्य बातों के अलावा जोना पेल्यूसिडा का संरचनात्मक परिवर्तन होता है, ताकि कोई और शुक्राणु प्रवेश नहीं कर सके। सक्रियण अंडाशय को दूसरा परिपक्व विभाजन करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया में बहन क्रोमैटिड्स को विपरीत ध्रुवों में खींचा जाता है और एक मादा प्रोन्यूक्लियस और एक ध्रुवीय शरीर बनता है। शुक्राणु की पूंछ और सिर धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में गिर जाते हैं। संघनित शुक्राणु नाभिक तेजी से आकार में भारी वृद्धि करता है और क्रोमैटिन डी संघनित होता है। इस प्रकार एक पुरुष प्रो नाभिक 23 अनरिप्लिकेटेड गुणसूत्र के साथ बनता है, जिसमें पिता की आनुवंशिक जानकारी होती है। 2 प्रो नाभिक करीब आते हैं और डीएनए दोगुना करते हैं, जिससे गुणसूत्र उत्पन्न होते हैं। अंत में सिंगामी होता है, जिसमें प्रन्यूक्लियस भंग हो जाते हैं और पुरुष और मादा के गुणसूत्र धुरी उपकरण में ठीक से संरेखित होते हैं। अब कोशिका जायगोट कहलाती है, जो नए मानव की पहली कोशिका है। इस प्रक्रिया में दरार का चरण शुरू होता है। कोशिका 2 कोशिकाओं को, फिर 4 कोशिकाओं को, फिर 8 कोशिकाओं को, 16 कोशिकाओं से 32 कोशिकाओं के चरण में भ्रूण को विभाजित करना जारी रखती है। हम मुर्ला की बात करते हैं, क्योंकि आकार शहतूत जैसा होता है। कोशिकाएं अभी भी जोना पेल्यूसिडा से घिरी हुई हैं। प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और उनका आकार कम होता है। अंत में ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ब्लास्टोसिस्ट में एक तरल पदार्थ से भरे गुहा भ्रूण ब्लास्ट और ट्रोथोब्लास्ट की कोशिकाएं होती हैं। भ्रूण ब्लास्ट नए मानव की प्रारंभिक संरचना है, जबकि ट्रोथोब्लास्ट प्लेसेंटा और झिल्ली की उत्पत्ति है। आइए व्यक्तिगत चरणों को देखें। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन ट्यूब के अंत में होता है। पहला कोशिका विभाजन निषेचन के लगभग 1 दिन बाद होता है। अंततः आगे कोशिका विभाजन हुआ, मुरेला बनाया और गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट बनाया जाता है। इस चरण में गर्भाशय या गर्भाशय की श्लेष्म झिल्ली पहले से ही
ब्लास्टोसिस्ट के आरोपण के लिए तैयार की गई है। आमतौर पर ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित होता है। हालांकि आरोपण भी पक्ष पर हो सकता है, जैसा कि हम एक पल में देखेंगे। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के श्लेष्म में तैरता है। गर्भाशय में आरोपण के लिए ब्लास्टोसिस्ट को पहले सुरक्षात्मक जोनल पेल्यूसिडा से हैच करना चाहिए। फिर ब्लास्टोसिस्ट बैरल एक परजीवी की तरह गर्भाशय की अस्त्र में आगे और आगे प्रवेश करते हैं। आइए इस पर करीब से नजर डालें। एंडोमेट्रियम में सुरक्षात्मक उपकला और केशिकाएं होती हैं। ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं एंडोमेट्रियम के साथ फ्यूज होती हैं और एक सिंकेंट्रल ट्रोफोब्लास्ट बनती है जो भ्रूण को पोषण देगी। इसके अलावा भ्रूण ब्लास्ट से हाइपोब्लास्ट और एपोब्लास्ट उत्पन्न होते हैं। भ्रूण एंडोमेट्रियम में और गहरा होता है। कोशिका द्रव्यमान में तेजी से वृद्धि होती है और एक घाव छोड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी तरह से हानिरहित आरोपण रक्तस्राव हो सकता है। अंत में एमनियोटिक गुहा बनती है। जैसे जैसे प्रक्रिया जारी रहती है, जर्दी थैली बनाई जाती है और साथ ही एक गैर सेलुलर प्लग भी बनाया जाता है, जो बाद में गर्भाशय उपकला कोशिकाओं को माइग्रेट करके सील किया जाता है। ट्रफल ब्लास्ट तेजी से आकार में बढ़ जाता है और एमनियोटिक गुहा और जर्दी थैली अपेक्षाकृत छोटा बचती है। इससे कोरियोनिक गुहा और शरीर के डंठल उत्पन्न होते हैं। तीन रोगाणु परतें आदिम स्ट्रीक और नोड से बनती हैं। इस प्रक्रिया को गैस्ट्रोलेशन कहते हैं। रोगाणु परतें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म अंततः विभिन्न ऊतकों और अंगों में अलग होते हैं। विकास के तीसरे सप्ताह के दौरान न्यूरलेशन होता है। उस समय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की नींव रखी जाती है। तंत्रिका खांचे का गठन होता है, केंद्र से किनारों तक बंद होता है। किनारों पर छोटे झोंके देखे जा सकते हैं, जिन्हें सोमाइट कहा जाता है। तंत्रिका नाली तंत्रिका ट्यूब बनती है, जो रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क बनाती है। कोशिकाएं तंत्रिका नेटवर्क बनाती हैं, जो हमें सोचने में सक्षम बनाती हैं। विकास के चौथे सप्ताह में यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। भ्रूण अभी भी एमनियम में है, जो एमनियोटिक तरल पदार्थ से भरा है, जिसमें कई कार्य होते हैं। आंतरिक कांड का आधार ऑप्टिक प्लेकोड्स देखा जा सकता है और हृदय पहले से ही भ्रूण के अंदर रक्त वाहिकाओं के माध्यम से रक्त पंप कर रहा है।
जर्दी की थैली और शरीर का डंठल भ्रूण को पोषण देता रहता है। कोरियन बाहरी झिल्ली है और शरीर के डंठल से जुड़ा हुआ है। कोरियोनिक विली मात्र रक्त से घिरे होते हैं। यह उन्हें भ्रूण में पोषक तत्वों को ले जाने और पोषण देने की अनुमति देता है। हम इसके बारे में और बाद में देखेंगे। चारवें सप्ताह में ग्रसनी के मेहराब के 3 जोड़े दिखाई देते हैं। ऊपरी अंग की कलियां पहले, फिर निचली अंग की कलियां उभरती हैं। भ्रूण अब सी आकार में घुमाया गया है। पूंछ का निकटता अभी भी आकार में जैसा है। अन्य चीजों के अलावा जो कोशिकाओं को कंकाल की मांसपेशियों और त्वचा के घटकों का निर्माण करते हैं, अभी भी पहचान की जा सकती है। भ्रूण लगभग 4 से 5 मिमी की मापदंड के साथ तेजी से बढ़ता रहता है। चौथे सप्ताह के अंत तक लेंस प्लेकोड्स और घ्राणा गड्ढे बनते हैं। बाद के हाथों साथ ही पैरों और पैरों की पहचान पहले से ही अच्छी तरह से की जा सकती है। 8वें सप्ताह तक हाथ पैडल से अलग उंगलियों तक विकसित होंगे। आठवें सप्ताह के मध्य तक भ्रूण लगभग 23 मिमी लंबा होता है। हाथों के कुछ दिन बाद तक पैर अपने जाल वाले पैर नहीं खोएंगे। भ्रूण का निर्माण 9वें सप्ताह में और तीसरे महीने में, जो 12वें सप्ताह से होता है। भ्रूण में पहले से ही मानव जैसा उपस्थिति है। पलकें बंद हैं, त्वचा पारभासी होती है। अगले हफ्तों में भ्रूण बढ़ता है और भ्रूण की कंकाल का हड्डी होना होता है, ताकि 16वें सप्ताह तक अल्ट्रासाउंड छवियों पर हड्डियां स्पष्ट रूप से दिखाई दें। इसके अलावा शरीर पूरी तरह से डाउनी लानुगो बालों से ढका हुआ है, जो अन्य चीजों के बीच त्वचा पर समर्पित कोशिकाओं द्वारा स्रावित वर्निक्स को रखने में मदद करता है। वर्निक्स त्वचा को एमनियोटिक तरल पदार्थ के साथ सीधे संपर्क से बचाता है। मां लगभग 18वें सप्ताह से बच्चे की गतिविधियों को महसूस कर सकती है। इसके अलावा चूसने वाला प्रतिबिंब पहले से ही 28वें सप्ताह तक स्थापित हो चुका है। सिर पर बाल, भौहें और पलकें बढ़ती रहती हैं। इसके अलावा आंखें खुलती हैं। भ्रूण पिछले कुछ महीनों में बहुत अधिक द्रव्यमान प्राप्त करती है और लैटिगो के बाल और वर्निक्स धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यह मां के पेट में भी धीरे धीरे कसकर हो रहा है। शुरुआत में भ्रूण को शरीर के डंठल और जर्दी थैली से पोषण मिलता है, फिर गर्भनाल और प्लेसेंटा से। क्योंकि भ्रूण में माता और पिता का डीएनए दोनों होते हैं, इसलिए उसका रक्त माता के रक्त से नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए प्लेसेंटा जिम्मेदार है। यह मां और भ्रूण के बीच पदार्थों के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है। कोरियनिक विली, जो पहले पूरी तरह से कोरियन पर वितरित किया गया था, गर्भाशय के अन्य हिस्सों में वापस आ गया है। शेष विली प्लेसेंटा का हिस्सा है। मातृ रक्त ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से धमनियों के माध्यम से भ्रूण तक पहुंचता है। नसें ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से खराब रक्त को दूर करती है। कोरियोनिक विली मां के रक्त से ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्वों को निकालता है। पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फैट, विटामिन और आयरन शामिल हैं।
फिर ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को गर्भनाल की मदद से नसों के माध्यम से भ्रूण तक ले जाया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स भी धमनियों के माध्यम से विली तक पहुंचते हैं। यह भ्रूण को अपने अपशिष्ट उत्पादों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया को मात्र रक्त में छोड़ने की अनुमति देता है। मां का जीव तब इन पदार्थों का उत्सर्जन करता है। लगभग 38 सप्ताह के बाद भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है। इसका वजन 50 सेंटीमीटर और वजन 3000 ग्राम है। जन्म अब या अगले 2 से 4 सप्ताह में होता है। दोस्तों, आज हमने जीवन के इस खूबसूरत चमत्कार को समझा। कैसे एक नन्ही सी कोशिका एक पूरे इंसान का रूप लेती है, कैसे एक माँ अपने गर्भ में नई जिंदगी महसूस करती है और कैसे एक पिता इस नए सफर का हिस्सा बनता है। यह सिर्फ विज्ञान नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा जादू है। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प, भावनात्मक और जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इस अद्भुत प्रक्रिया को समझ सके। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है और आपका सब्सक्राइब हमें ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बनाने का हौसला देता है। तो अभी लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही अनमोल जानकारियां लाते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।